हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका, जो कि कक्षा 6 और 7 के लिए है। कक्षा 6 और 7 की इस हिंदी कार्य पुस्तिका जिसका नाम प्रवाह है, इसमें से हमने बच्चों बहुत सारे कार्यपत्रक कर लिए हैं। यानी कि 55 कार्यपत्रक नंबर 55 तक हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक नंबर 56। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक 56। इसमें दक्षता दे रखी है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। प्रश्न है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले कविता को पढ़ना है, तो हम पढ़ लेते हैं। राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप प्रणवीर अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला। मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घालक था, अंत समय तक टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। तो ये कविता की कुछ लाइनें हैं जो हमने पढ़ी हैं। प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया। किससे किया था? उनका नाम यहाँ लिखना है, अकबर से। तो यहाँ अकबर पर हम टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी। प्रताप की क्या टेक, मतलब क्या टेक थी? ठीक है ना, तो उनकी टेक थी प्रतिज्ञा। टेक यानी प्रतिज्ञा, मेवाड़ को आजाद कराने की टेक थी। प्रश्न नंबर 3 है, प्रतिपालक शब्द में क प्रत्यय लगा हुआ है। आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। ठीक है ना, तो इसमें देखिए, रणधीर, इसमें धीर, प्रणवीर, प्रण प्लस वीर, ठीक है ना, और घालक में ये क प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही महान देशभक्तों के नाम लिखिए। तो ऐसे महान देशभक्त हैं जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कभी हार नहीं मानी, जिनमें एक नाम है भगत सिंह का, दूसरा लाला लाजपत राय का, तीसरा विपिन चंद्र पाल का, चौथा बाल गंगाधर तिलक का, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का और मंगल पांडे का। ये नाम ऐसे हैं कि इन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और अंत समय तक ये अंग्रेजों से लड़ते रहे। 5वां प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं, लिखिए। तो महाराणा प्रताप को रणधीर कहा गया है, प्रणवीर कहा गया है, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपालक और स्वराज्य का संचालक कहकर विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 57, जिसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनके आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं। अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपनी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिएं कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ है जो स्कूल के बारे में है, शिक्षक के बारे में और बच्चों के बारे में है। इसमें बच्चों के ऊपर जो शिक्षक की छाप होती है, यदि शिक्षक अच्छे होते हैं, आदर्श होते हैं, तो बच्चों पर भी वही छाप बनी रहती है। प्रश्न नंबर 1 है, देश की पूंजी बताया गया है। किसको बताया गया है देश की पूंजी? युवाओं को, जो आज युवा हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको। युवा जनों के आदर्श होते हैं कौन? शिक्षक। प्रश्न नंबर 3 है, इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है आदर्श शिक्षक। ठीक है ना। योग्य का विलोम होगा अयोग्य। योग्य का विलोम क्या होगा? अयोग्य। बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? बच्चों पर अपने गुरु द्वारा किए गए या बताए गए कार्यों की छाप जीवन भर रहती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 6, शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? शिक्षक को अपना जीवन इस तरह जीना चाहिए कि देश की युवा पीढ़ी सच्ची, सुदृढ़ व योग्य बन सके उन्हें देखकर। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए और यह भी बताइए कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं।
तो मैंने अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखा है, मेरे प्रिय शिक्षक गणित विज्ञान की अध्यापिका हैं। वे हमें पाठ्यपुस्तक के साथ साथ नैतिक शिक्षा की बातें तथा आने वाली कठिनाइयों का निराकरण सरलतापूर्वक करती हैं। तो बच्चों, आपके भी कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो आपको बहुत ही अच्छे लगते होंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को प्यार से कुछ अच्छी बातें भी सिखाते हैं। बच्चे अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वो प्यार से उन्हें उनकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और बच्चों ने यदि कोई गलती कर दी हो तो उसको प्यार से वो समझाते भी हैं। तो उन बच्चों पर उस शिक्षक का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। तो बच्चों, गुरु अपना आदर्श होना चाहिए, गुरु की अच्छी बातें हम में भी ये गुण होना चाहिए कि गुरुजी जो बता रहे हैं उनकी अच्छी अच्छी बातें हम ग्रहण करें। और गुरुजी की ही क्यों, सभी की, कोई भी जो अपने जीवन में अपने आसपास में अपने से मिलते हैं जो लोग, उनकी अच्छी बातों को हम ग्रहण करें और बुरी बातों को ग्रहण नहीं करें। ठीक है। अब है कार्यपत्रक नंबर 58, जिसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले इसका गद्यांश भी हम पढ़ लेते हैं। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच कर्म से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। पहला प्रश्न है, इसमें उपयुक्त गद्यांश में महत्व बताया गया है। किसका महत्व है यहाँ? पैदल चलने का। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है स्वागत करना। फिर है तीसरा प्रश्न, प्राणवायु किसे कहा गया है? तो सुबह की बहती हुई शुद्ध हवा को प्राणवायु कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती हैं? तो सुबह की बहती ताजी हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। पांचवा प्रश्न है, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? तो सुबह के समय पैदल चलना व योगा व्यायाम करना, इन आदत को अपनाने से हम निरोग रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं, लिखिए। सुबह पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं, शरीर में ताजगी व ऊर्जा का संचार होता है। ठीक है। तो ये सुबह पैदल चलने के फायदे हैं। तो बच्चों, हमें भी पैदल बहुत ज़्यादा चलना चाहिए। कम से कम 3-4 किलोमीटर हमें पैदल रोजाना घूमना चाहिए। अब है कार्यपत्रक नंबर 59, इसमें भी दक्षता गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है, वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इस डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिये धुरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिये हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ते हैं, खाली जगह, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। कौन? कबूतर। ठीक है ना। तो यहाँ कबूतर पर टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। ठीक है ना। तो जो सही नहीं है उस पर, पहला वाक्य हमारे देश को उन्नत किया है, सही है। डाक व्यवस्था हजारों वर्षों का लंबा सफर है, सही है। हमारी डाक प्रणाली मृत है, ये वाला गलत दिया हुआ है। और इंटरनेट के युग में भी डाक व्यवस्थाएं सही चल रही हैं, ये भी सही है। अब है प्रश्न नंबर 3, हाथ से लिखे पत्रों में हमें स्नेह कैसे जीवित रहता है? जो व्यक्ति हाथ से पत्र लिखता है वह अपने मन की भावनाओं को पूर्णतः पत्र में भर देता है, इसलिए उनका स्नेह पत्र में झलकता है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? डाक व्यवस्था ने।
5वां प्रश्न है, डाकिये हमारे जीवन की धुरी हैं कैसे? तो उत्तर है क्योंकि डाकिये पत्रों के माध्यम से सभी प्रकार के सुख व दुखों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 6, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। हमारी डाक व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही है। अपनों की व अपनी बातों को एक स्थान से दूसरों स्थान तक पहुंचाने में पहले कबूतर और अब डाकिये सहायक होते हैं। ठीक है, अब है कार्यपत्रक नंबर 60। इसमें दक्षता गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाने की ही दी हुई है। और यहाँ पर दिया हुआ है एक पद्य भाग, निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कविता को हम पद्यांश या पद्य भाग कहते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते, श्याम घटा गहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कविता का एक पार्ट यहाँ दिया हुआ है। और प्रश्न नंबर 1 है, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? गैती और कुदाली के, पहली लाइन में ही आया है, तो यहाँ पर इसको सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? इंद्रधनुष के। वर्षा ऋतु में कौन दिखाई देता है? इंद्रधनुष। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? कोयल। ठीक है, इनमें से कोयल गाती है। हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं? हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। अब है 5वां प्रश्न, अर्थ बताइए। मधुर का मतलब मीठा, छटा का मतलब छवि, संध्या का मतलब शाम, कुदाली मतलब मिट्टी खोदने का एक औजार। प्रश्न नंबर 6 है, किसान के घर खुशहाली कब आती है? जब किसान के खेतों में हरी भरी फसल लहराती है, तब किसान के घर में खुशहाली आती है। प्रश्न नंबर 7 है, एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? तो एक साधारण किसान के बच्चे को पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा, रहने के लिए घर, कपड़े आदि की सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में बच्चों ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट हो जाता है। और हमने इस वीडियो में 5 कार्यपत्रक हल किए हैं। कार्यपत्रक नंबर 56 से लेकर के 60 तक, यानी कि कार्यपत्रक नंबर 56, 57, 58, 59 और 60। इसी तरह से आगे के कार्यपत्रक भी हम हल करते रहेंगे। तो कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए।